Hello everyone, myself Sneha Chaudhary, a first year MBBS student in NS Kalyani. And in this particular video, I'll be talking about कि लास्ट के 2 months में मैंने कैसे मॉक टेस्ट, एनालिसिस, रिवीजन, सिलेबस कंप्लीशन सब कुछ मैनेज किया। तो 2 महीने पहले रफली मेरा डेली शेड्यूल कैसा था, आई बी शेयरिंग विथ यू ऑल। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है माइंडसेट। लाइक 2 महीने पहले ना सबसे बड़ा फियर क्या होता है कि मॉक टेस्ट में भी कम मार्क्स आ रहे हैं, सिलेबस भी उतने अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है, रिवीजन भी करना है। तो इस टाइम पे क्या होता है ना, सब कुछ एक साथ आ जाता है। तो वी कैन नॉट, अगर हम बैलेंस नहीं कर पाते तो बहुत ज़्यादा फियर ऑफ फेलियर बढ़ने लगता है कि ये सब नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा हॉच पॉच टाइप की लग रही है। तो आई थिंक आई विल नॉट बी एबल टू क्रैक नीट दिस टाइम। तो ये सारे नेगेटिव थॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं एंड धीरे धीरे दे स्टार्ट डोमिनेटिंग। मुझे भी ये सारे थॉट्स आते थे, बट वन थिंग वॉज क्लियर इन माई माइंड कि अब कुछ भी कर ले, लाइक ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, यू हैव टू डू इट ना। टाइम लग रहा है, नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है कि टफ है, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है कि पास में मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था। अब लास्ट में आके ये सब करके क्या फ़ायदा, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, 1 महीने पहले जाकर लगता है कि सिलेबस कंप्लीट होगा। ऐसे ऐसे किसी को, मतलब बहुत कम टॉपर्स लोगों का क्या होता है कि दिसंबर में और या तो मैक्सिमम जनवरी एंड तक हो जाता है उनका सिलेबस कंप्लीट। बट मेरे केस में ऐसा नहीं था। आई वाज लाइक कि मार्च 25 मार्च को मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है। तो जिस वॉज लाइक ये सारी चीज़ें मिलके ना, दे यूज टू हॉन्ट मी कि नहीं होगा तेरा सिलेक्शन में भी। और तू जो सोच रही थी ना कि एम्स जाना है तुझे, मे बी इस साल वो सपना अधूरा रह जाएगा। ये सारे थॉट्स मेरे दिमाग में आते थे, दे यूज टू डोमिनेट फॉर सम टाइम। बट फिर से आई यूज टू लाइक कि नहीं, गेट बैक टू वर्क। ये सब चीज़ें सोचने से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है नहीं। तब मेरे माइंड में एक चीज़ बहुत क्लियर हो गया था, सिलेबस अच्छे से कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ है, नंबर्स कम आएंगे, उसको लेके रोना धोना नहीं करना है, उसको लेके लाइक अभी टाइम है, उसको कंप्लीट कर जल्दी से। ये सब नेगेटिविटीज़ के चक्कर में मत पड़। तो मार्क्स कम आते थे, उसको लेके मैं रोती नहीं थी कि इतने कम आ गए। मम्मी पापा को भी पता था कि अभी भी इसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड मैंने उनको बोला था कि अब थोड़ा मुझे टाइम दे दो, मैं लाइक मार्च एंड तक आई बी कंप्लीटिंग इट वेरी वेल। एंड फिर से आई प्रॉमिस कि मार्क्स अच्छे आएंगे, मैंने उनको बोल के रखा था। तो वो भी समझ गए थे मेरे प्रेशर को कि नहीं, इसका नहीं हुआ है। इसको प्रेशराइज नहीं करते, उसको अपने तरीके से चलने देते हैं। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हैविंग अ पॉजिटिव एंड इम्प्रूवमेंट फोकस्ड माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना है कि कौन सी जगह तुम्हारी वीक है, कहाँ पे तुम्हें अभी भी इंपॉर्टेंटली फोकस करना है, कौन से चैप्टर्स बाकी है जिसको तुम्हें कंप्लीट करना है। ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करो एंड उन्हें इम्प्रूव करो। बिकॉज नोट अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर, डेली रूटीन। मैं क्या करती थी कि रात को सोने से पहले डायरी लेती थी, उसमें नेक्स्ट डे का सारे टारगेट्स में लिख लेती थी कि मुझे नेक्स्ट डे ये चीज़ें कंप्लीट करना है, टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है, कौन से नए चैप्टर है जो कि मुझे पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स रिवाइज करना है, एनसीईआरटी रीडिंग कौन से चैप्टर्स की लगानी है, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। व्हाट यूज टू माई प्लान कि नेक्स्ट डे मुझे क्या क्या करना है। मैं विल डू में एक डायरी था, मैं उसमें विल डू करके पूरा लिख देती थी। नेक्स्ट डे सुबह उठ के मैं कुछ प्लान नहीं करती थी, सुबह अराउंड 8 AM उठ जाती थी सुबह। फिर उसके बाद उठते ही बेड से उतरी, बायोलॉजी एनसीईआरटी उठाया एंड स्टार्टेड रीडिंग। एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, गई फ्रेश हो गई, हैड माई ब्रेकफास्ट। उसके बाद आई यूज टू सिट फॉर मॉक टेस्ट। एक मॉक टेस्ट देना होता था। 9:30 to 9:45 के अराउंड में बैठ जाती थी मॉक टेस्ट लिखने। उसके बाद पूरा लिखने के बाद मार्क्स कैलकुलेट करके देन एनालिसिस करके पूरा अराउंड 2-2:30 उठ जाती थी मैं। फिर उसके बाद उठ के लंच वगैरह करके थोड़ा रेस्ट कर लेती थी। एंड फ्रॉम 4 PM टिल 8 PM, 8 to 8:30 मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करती थी। जो भी पेंडिंग है, जो भी वीक है, वो सब कंप्लीट कर लेती थी। देन अराउंड 9 to 9:30 से मैं लेके 2 बजे तक, एकदम 2-2:30 बजे तक आई यूज टू रिवाइज पुराने टॉपिक्स, फार्मूला सेट्स जो भी हो गए वो सब रिवाइज करती थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिस्टेक एनालिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो पहले तो जो हम मिस्टेक्स करते हैं ना, 3 तरीके के होते हैं। एक क्या होता है, कंसेप्चुअल मिस्टेक, एक होता है सिली मिस्टेक, और थर्ड होता है गेस कर दिया, जिसकी वजह से गेस कर दिया और वो भी गलत हो गया। तो 3 टाइप के मिस्टेक्स हो सकते हैं। कंसेप्चुअल मिस्टेक्स में क्या करना है, आपको देखना है कि कौन से कंसेप्ट से आपने गलतियाँ किया है। यू हैव टू गो बैक टू दैट कॉन्सेप्ट, उसको पढ़ना है और उससे रिलेटेड 10-15 जो भी क्वेश्चन है, PYQs है, उसको सॉल्व कर लेना है। दैट इज डन। उसके बाद क्या करना है, जो भी सिली मिस्टेक्स होते हैं, सिली मिस्टेक किस टाइप के हो सकते हैं, या तो आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया, या फिर कहीं पे नोट लिखा हुआ था, आपने नोट नहीं पढ़ा, एक्सेप्ट लिखा हुआ था, वो नहीं पढ़ा, ठीक है ना, या फिर OMR में मिस्टेक कर दिया, ये सब हो सकता है। तो पर्टिकुलर किस टाइप के मिस्टेक है वो देख के आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, दैट इज अप टू यू। अब थर्ड होता है क्या, गेस मार्क। मतलब लग रहा था कि A या B में कुछ होगा, तो आपने क्या कर दिया, तुक्का मार दिया। तो ये क्या है, तुक्का मार दिया, अगर सही भी हो जाए या फिर गलत हो जाए, कुछ भी हो, मतलब आपने जो भी गेस किया है ना, तो वो अगर सही भी हो जाता है, स्टिल यू हैव टू गो बैक टू दैट टॉपिक, क्योंकि आपको पता नहीं था, आपने तुक्के में मारा है, तो वो आपको पढ़ना है फिर से।
उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये हो गया 3 टाइप की चीज़ें। मिस्टेक एनालिसिस डन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ रिविजन। आपको रिविजन कैसे करना है? अभी आपको रिविजन कैसे करना है? लेकिन मैंने बोला ना कि लास्ट सेगमेंट में मैं रिविजन करती थी, तो कैसे करती थी? अभी क्या करना है कि आप मॉक टेस्ट दे रहे होगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होगे, तो आपको पता चल रहा होगा कि किस किस पॉइंट पे कौन कौन सी जगह अभी आपका गलती हुआ है, क्योंकि एनालिसिस तो कर ही रहे होगे ना आफ्टर मॉक टेस्ट। तो आपको पता चल जाएगा कि किस किस पॉइंट पे आपका गलतियाँ हैं। देन आपको फोकस्ड, लाइक ऐसा नहीं करना है कि कुछ भी रैंडम टॉपिक उठा लिया, रैंडमली रिवाइज करने स्टार्ट कर दिया, तो फिर दिस विल नॉट वर्क। ऐसे आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में रिवाइज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि फिजिक्स में कुछ आपको कॉन्सेप्ट वीक मिले, तो क्या करो, थियोरी पढ़ लो, उससे रिलेटेड 10-15 सवाल कर लो, PYQs कर लो, डन। केमिस्ट्री में फॉर एग्जाम्पल कुछ फार्मूला या फिर रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन वगैरह याद नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, NCERT उठा लो या फिर क्लास नोट उठा लो NCERT या फिर क्लास नोट। केमिस्ट्री में फॉर एग्जाम्पल फार्मूला या फिर कोई रिएक्शन याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, क्लास नोट्स, गो बैक टू योर क्लास नोट्स उठाओ, रिवाइज कर लो कि अच्छा ये चीज़ ऐसे होता था, फार्मूला रिवाइज कर लो, डन। कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो ताकि वो चीज़ इम्प्रिंट हो जाए अपने दिमाग में। बायोलॉजी में इसके लिए तो मैं क्या ही बताऊँ, लाइक बायोलॉजी मतलब यू हैव टू रीड NCERT लाइन बाय लाइन, ट्राई टू रिकॉल कि क्या पढ़ा था। तो बायोलॉजी के लिए मैंने क्या बोला, रीड NCERT बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मॉक टेस्ट में बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन वो लोग देते हैं, बहुत माइन्यूट पेजेस, मतलब डिटेल्स से, तो वो उन सब चीज़ों को देखो। मैं मतलब दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो ऐसे रिवाइज करो थ्रू मॉक टेस्ट, गो बैक टू योर थ्योरी, दैट्स इट। कैसे पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट देना है, रिविजन करना है, एनालिसिस करना है, सारे टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा करके कवर कर लिया। एकेडमिक पॉइंट्स कवर्ड। अब हम इमोशनल बैलेंस की बात करेंगे, बिकॉज इस टाइम पे क्या होता है ना, इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन होता है, पैनिक अटैक्स आने लगता है, लाइक पैनिक हो जाते हैं हम। मार्क्स कमा रहे, दोस्त के मेरे से ज़्यादा मार्क्स आ गए तो क्या होगा, मम्मी डांटेगी, मम्मी को बुरा लगेगा, रिलेटिव्स मम्मी पापा को बातें सुनाएंगे, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, बहुत सारे ओवर थिंकिंग, लाइक बहुत सारे थॉट्स इस टाइम आते हैं, एंड सब कुछ लाइक दे आर लाइक कि तुम्हें एकदम घायल करके छोड़ते हैं वो लोग, वो सारे थॉट्स। तो इस सब को कैसे हैंडल करना है, वेरी सिंपल। अभी अपने मन को समझाओ कि नहीं यार, ये टाइम नहीं है कि मैं ओवर थिंक करूँ, क्योंकि तुम ओवर थिंक करोगे ना, इन सब चीज़ों को सोचने में टाइम बर्बाद करोगे। उस टाइम पे तुम कुछ पढ़ लो, रिवाइज कर लो, तो तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। सोचने से कुछ होने वाला तो है नहीं, सोचने से कुछ फ़ायदा होगा क्या? नेगेटिविटी बहुत है, लाइक तुम बाहर जाओगे ना, अगर तुम किसी दोस्त से बात करोगे, वो बोलेगा मेरा कंप्लीट हो गया भाई पूरा, किसका कितना हुआ है, कौन कितना आगे चल रहा है, ये सब देख के अभी उतना फायदा नहीं है। इफ़ यू आर लाइक कि आप हेल्दी कंपटीशन कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं वो चीज़ अगर आपको पुश कर रहा है कि नहीं उसके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, मुझे भी करना होगा, देन इट्स फाइन, तो आप करो कंपटीशन, मैं मना नहीं करती। अगर वो चीज़ आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है ना, लाइक आपने देखा कि आपके दोस्त के मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको एक मोटिवेशन मिला कि नहीं भाई कैसे कोई मुझसे आगे निकल सकता है, मुझे करना होगा, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, मैं इसको गलत नहीं बोल रही। लेकिन अगर लाइक ऐसा होता है कि आप किसी के मार्क्स को देख रहे हो एंड फिर आपको लग रहा है कि नहीं वो आगे कैसे निकल गया, फिर आप डिप्रेस हो रहे हो कि वो ज़्यादा पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ पा रही, फिर आप अपने आप को कोस रहे हो, तो फिर मैं मना करूँगी भाई, नहीं मत करो। क्यों देखना किसी के मार्क्स कंपेयर, क्यों करना वो सब चीज़ें जो कि खुद को लाइक डिग्रेड करे, अपना इमोशनल स्टेट को डिस्टर्ब करे, क्यों देखना भाई वो सब चीज़ें। इस टाइम पे यू नीड पीस, शांति से अपने अपने ड्यूटीज़ के ऊपर फोकस करो, पढ़ो, तुम्हें क्या क्या करना है, यू ऑलरेडी नो दैट। जो चीज़ें तुम्हें रिग्रेट कर रही है, तुम्हें नीचे उतार रही है ना, लाइक मेंटल स्टेट को डिस्टर्ब कर रही है, अभी उन सब चीज़ों से दूर रहो, डोंट फॉल इन दैट ट्रैप। नाउ सम फाइनल, लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल टिप्स। एक, मॉक टेस्ट लिखना स्टार्ट कर दो। सिलेबस अगर 80% हो रहा है, 75% हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अगर आपके बहुत कम हुआ है ना, तो उसको क्या करो कि आप पार्ट सिलेबस टेस्ट दो। अभी सिलेबस कंप्लीट करते हुए चलो, एंड लाइक आपके बहुत ज़्यादा छूट गए हैं, अभी बहुत ज़्यादा चैप्टर्स बाकी है, तो आप क्या करो कि वो चैप्टर्स कंप्लीट करना स्टार्ट करो, मोर वेटेज वाले पहले कर लो एंड पार्ट टेस्ट दो। एंड अगर आपके बहुत ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, लाइक 85% 90% कुछ भी, तो आप क्या करो कि फुल टेस्ट लिखना स्टार्ट कर दो। एक हो गया, मॉक टेस्ट को स्किप मत करो, मॉक टेस्ट दो, सिलेबस कंप्लीशन साथ बाय साथ करते रहो, रिविजन करते रहो, अभी तो अपना 100% देना ही है ना, जितना हो सकता है अपना वो पुश करो। सेकंड क्या हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, उसका एनालाइज करो, उसका एनालिसिस हो गया, फिर आप एक क्या करोगे कि एक फोकस्ड और फॉर्म्ड
मॉक टेस्ट हो गया, उसका एनालिसिस हो गया। नाउ अभी आप रिवीजन करोगे। कैसे रिवीजन करोगे? स्ट्रक्चर्ड वे में। आपको पता चल गया ना कौन कौन सी चीज़ें आपका वीक है, तो आप गो बैक टू दैट दोज थियरीज, पता चल गया। एंड आप फॉर्मूला सेट्स भी रिवाइज करोगे। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए PYQ का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है रिवीजन में ना। फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री के आई विल एम्फसाइज, मतलब वो लोग कुछ नया कॉन्सेप्ट देते नहीं है। PYQ ऑलरेडी जो फॉर्म हो चुका है ना, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको क्वेश्चन मिलेगा। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम्फसाइज ऑन इट। PYQ सॉल्व करो रिवीजन में भी। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तो मतलब रट डालो। क्वेश्चन रटने की बात नहीं कर रही हूँ, कॉन्सेप्ट को समझ लो कि कैसे अप्रोच किया जाता है, एंड आपको उसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, डोंट डाउट योरसेल्फ। तुम्हें डाउट करने के लिए, तुम्हारे कैपेबिलिटीज को क्वेश्चन करने के लिए बाहर के बहुत लोग हैं। उनको एग्जाम के बाद उनसे जो होगा बात कर लेना, एग्जाम के बाद रिजल्ट दिखा देना भाई। तुम्हारे कैपेबिलिटीज को डाउट करने वाले बहुत लोग हैं। डोंट ऐड अनदर वन पर्सन, ठीक है? तो अपने कैपेबिलिटीज को डाउट मत करो। तुम क्या कर सकते हो? डोंट डाउट योरसेल्फ। अभी जितना भी हो सकता है ना, इनपुट डालने में अपना एफर्ट लगाओ। बाहर के गाँव में खुद को मत बताओ कि भाई में ज़्यादा टाइम लग रहा है, लगने दो, रिवाइज करो फॉर्मूला सेट्स। आने वाला टाइम तुम्हारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस लेके आएगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मांगेगा। अगर मार्क्स कम भी आ गए ना, तब भी अपना कॉन्फिडेंस टिप मत होने देना। कुछ भी हो जाए, सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस रखो, धीरे धीरे इंप्रूव करते रहो, एंड द स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स विल एड ऑन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्लीप। बाय।